जय हिंद दोस्तों, मैं आदर्श कुशवाहा मंथन कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आज बायोलॉजी का पहला सेट लेकर उपस्थित हूँ। तो बायोलॉजी में आपका जो पहला सेक्टर है जैव परक्रम का, तो जैव परक्रम में कई टॉपिक है, जैसे जैव परक्रम का पोषण है। पोषण के बाद से हम लोग देखेंगे श्वसन है। पहला टॉपिक है पोषण, दूसरा टॉपिक है श्वसन। श्वसन के जस्ट बाद आ जाएगा आपका उत्सर्जन, परिवहन है। परिवहन के बाद से उत्सर्जन है। उत्सर्जन के बाद से जैव परक्रम में ही नियंत्रण एवं समन्वय है, और नियंत्रण एवं समन्वय के बाद से आपका जनन भी जैव परक्रम आता है। तो जैव परक्रम हम लोग जानते हैं कि वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव परक्रम कहते हैं। तो जीवों की रक्षा या जीवों का अनुरक्षण करने के लिए हमारे सारे परक्रम जरूरी हैं। तो इसमें का पहला टॉपिक हम लोग लेके चल रहे हैं पोषण से, और पोषण से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव के 20 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए इसका डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में आरबीसी कहने का मतलब कि आरबीसी में जिस प्रकार हीमोग्लोबिन एचबी होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है, तो लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, उसी प्रकार मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें, तो पेड़ पौधों के पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्लोरोफिल वर्णक में एक धातु पाया जाता है जो मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर है आपका ए नंबर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु पाया जाता है किसमें, मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। और लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, तो आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका सही आंसर है क्लोरोफिल इसके लिए, और ये होता है किसमें, तो हीमोग्लोबिन में लोह धातु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान के लिए छोटा सा रंध्र पाया जाता है, वो रंध्र हम लोग बनाए हुए थे, तो इस रंध्र को स्टोमाटा बोलते हैं। और स्टोमाटा जो होता है, दो प्रकार के स्टोमाटा होते हैं, एक खुला स्टोमाटा होता है, एक बंद स्टोमाटा होता है। इसमें खुला स्टोमाटा और बंद स्टोमाटा, तो थोड़ा सा इसका थैली खुला रहेगा, तो ये खुला स्टोमाटा होगा। इसी रंध्र में ऑक्सीजन को ग्रहण करने, गैसों का आदान प्रदान करने की क्षमता होती है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रंध्र को या तो स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाएगा प्रकाश संश्लेषण का, तो ये हो जाएगा CO2। पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, तो वायुमंडल से लेते हैं CO2, ठीक है, वायुमंडल से CO2, और लेते हैं जमीन से जड़ों द्वारा क्या लेते हैं, जल। और जल लेके और वो अपना भोजन बनाते हैं। भोजन किसकी उपस्थिति में बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आता है, सूर्य का प्रकाश, और नीचे रहता है क्लोरोफिल, कहीं भी लिख सकते हैं, इसमें दोनों जरूरी है। तो सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और अपना भोजन बनाता है C6H12O6, और उसके साथ साथ दो चीज़ें मुक्त करता है, एक जल बनाता है और जल के साथ साथ मुक्त करता है ऑक्सीजन O2। क्योंकि समीकरण संतुलित करने में यहाँ पे भी 6 होता है, यहाँ पे भी 6 होता है, लेकिन यहाँ पे 6 होता है कार्बन की, लेकिन जल की कितनी मात्रा होती है, 12। तो जल के 12 भाग है, और यहाँ पे जल बना है, इस जल के 12 भाग से ही टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। तो अगर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से। इसका सही आंसर होगा कौन, जल से। मतलब कि 12 भाग जल लिए हैं, लेकिन बना था जल 6 ही भाग, तो इसका मतलब कि और भाग किसमें मुक्त हो जाते हैं, ऑक्सीजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर, 100 पोषण के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी 100 पोषण का रिएक्शन लिखे थे, तो 100 पोषण तभी संभव होगा जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड लेता ही है, क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाती है। सूर्य का प्रकाश चाहिए, सूर्य प्रकाश नहीं रहेगा तो ये अपक्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया। और इसका तीनों जब जरूरी है, तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी, डी नंबर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 100 पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, यकृत से निकलने वाला रस है। तो हम लोग जानते हैं कि यकृत से कौन रस निकलता है, तो यकृत से रस निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पीत रस। कौन रस बोलते हैं, पीत रस। यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है यकृत, और यकृत से एक रस निकलता है जो जमा होता है थैली में, और इस थैली का नाम है पीत की थैली। और पीत की थैली से ये रस निकल के जाता है, इस पीत की थैली को पित्ताशय भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। तो पित्ताशय में कौन सा रस जमा रहता है, तो पीत रस। पीत रस
जाता है छोटी आंत में। किसमें जाता है? छोटी आंत में। और छोटी आंत में इसका काम है पीत रस का, कई काम है। पीत रस में अमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, इसका क्षार होता है। और दूसरी बात कि यह पायसीकरण का भी काम करता है, भोजन को जाके उसमें वसा को तोड़ता है, वसा का विखंडन करता है, तो पायसीकरण का काम करता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण अंगक। प्रकाश संश्लेषण अंगक है तो आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषी अंग भी पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक भी पूछ सकता है। तो अगर प्रकाश संश्लेषी अंग या प्रकाश संश्लेषण अंगक पूछा है तो अंगक होता है क्लोरोफिल, इसका आंसर होता है क्लोरोफिल। लेकिन यही अंग पूछ दिया तो अंग पत्ती को मार देते हैं हम लोग, पत्ती होता है अंग में और क्लोरोफिल होता है अंगक। अंगक पूछेगा अंगक तो क्लोरोफिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग, ग्रहणी किसका भाग है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि ग्रहणी कई बार पूछा भी है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो हम लोग जानते हैं कि छोटी आंत 3 भागों में बटी होती है। जो मनुष्य का नाम है छोटी आंत, लेकिन सबसे बड़ी भाग है पाचन तंत्र का। तो छोटी आंत कितने भागों में बटी होती है? तो 3। पहला ही नंबर होता है ग्रहणी, दूसरा नंबर होता है जेजुनम, छोटा कर लेते हैं इसको, जेजुनम, और तीसरा नंबर है इलियम। तीसरा क्या है? इलियम। तो शरीर का अगर छोटी आंत का देखा जाए तो छोटी आंत का 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो पूछा है कि ग्रहणी किसका भाग है, तो इसमें सही आंसर होना चाहिए छोटी आंत। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, तो छोटी आंत इसका सही आंसर है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा को पचाने में कौन सहायक होता है? चूँकि ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए आपका वसा। क्या होना चाहिए? वसा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक के चलते हो गया। वसा को पचाने में कौन सहायक है? तो वसा को पचाने में सहायक है कौन? तो वसा को पचाने में सहायक है आपका लाइपेज। देखिए इसको समझा देते हैं कि गैस्ट्रिक लाइपेज जो होता है वसा को पचाता है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है वसा को पचा के वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, तो आपका लाइपेज हो जाएगा। पेप्सिन किसको पचाता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को बचाता है, प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन में बदलता है। ठीक है, तो ये होता है। नेक्स्ट 9 नंबर आगे क्वेश्चन कि पेप्सिन नामक, क्वेश्चन 9 पूछा कि पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदलता है। तो पेप्सिन नामक एंजाइम अमाशय से निकलती है और यह एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देती है। पहला काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम। प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन एंजाइम करता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, प्रोटीन पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एमिनो अम्ल भी प्रोटीन का अगला चरण है टूटने का। वसा अम्ल का बनता है, तो गैस्ट्रिक लाइपेज वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अमाशय में भोजन के गाढ़े ले यहाँ पे होना चाहिए, ले की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो अमाशय में, जब अमाशय हम लोग जाएंगे तो अमाशय में जब भोजन एकदम लास्ट रूप बन जाता है, जैसे बाहर से भोजन है अमाशय का एकदम लास्ट रूप बन जाता है, उससे गाढ़ा ले बन जाता है, उससे हम लोग कायम कहते हैं, एकदम गाढ़ा हो जाएगा उसे कायम कहेंगे। और यहाँ पे छिद्र होता है, इस छिद्र के द्वारा चला गया छोटी आंत में। अमाशय के सबसे लास्ट भाग को पाइलोरिक भाग होता है, इसी छिद्र में पाइलोरिक छिद्र कहते हैं, और पाइलोरिक छिद्र से चला जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत 3 भागों में बटा। तो छोटी आंत में भोजन जब जाता है तो छोटी आंत में भी भोजन पचता है, एकदम लास्ट इसमें छोटा छोटा अवशेष हो जाता है जहाँ से सो के और चीज़ों को बाहर कर दिया जाता है। एकदम गाढ़ा ले जो यहाँ बनाता है अमाशय में, उसको हम लोग कायम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कायम। और जो यहाँ पे बनता है छोटी आंत में एकदम गाढ़ा, उसको हम लोग चाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाइल। तो ये हो जाएगा आपका आंसर चाइल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। रच्छी कोशिका पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है पत्तियों में। पत्तियों के ऊपरी लेयर पर एपिडर्मिस होती है, रच्छी कोशिका पत्तियों में पाई जाती है, इसका सही आंसर 11 का बी। 12 नंबर, अमाशय के अस्तर निम्नलिखित में से किसके कारण सुरक्षित रहता है? तो अमाशय का अस्तर है, अमाशय का अस्तर जो है सुरक्षित रहेगा किसके कारण? तो सुरक्षित रहेगा इसमें से, देखो हमारे अमाशय में 3 प्रकार के रस का स्राव होता है। मुख्यतः 3 रस होते हैं, जिनमें से एक होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl हो गया। एक होता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिनोजेन, चूँकि वो पेप्सिन एंजाइम बाद में बनता है। पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर पहले निष्क्रिय रहता है, बाद में सक्रिय हो जाता है, तो पेप्सिनोजेन निकलता है। और एक निकलता है म्यूकस,
म्यूकस रस को श्लेष्मा भी कहते हैं। तो ये म्यूकस रस ही हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तीव्र होता है, अम्ल है, तो ये अमाशय की दीवारों को जलाए ना, इससे रक्षा करने के लिए एक रस निकलता है जिसका क्या नाम है, म्यूकस रस। और म्यूकस रस का एक और नाम है श्लेष्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर पूछेगा किससे सुरक्षित रहता है, अमाशय का स्तर किससे सुरक्षित रहता है, तो इसका सही आंसर है म्यूकस रस या श्लेष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना रहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनने के लिए उसमें ऑक्सीजन निकलता है, प्रकाश संश्लेषण में CO2 लिया जाता है, और हम लोग के द्वारा चाहे अन्य जीव के द्वारा ऑक्सीजन लिया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। नेक्स्ट, इनमें किसका उपयोग शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का किया जाता है। चूंकि हम बता दें कि अगर ग्लूकोज का पाचन होता है C6H12O6, ग्लूकोज का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। केमिस्ट्री में आपको बताया गया कि एक ऑक्सीकरण अपक्रिया है और पचता है कुछ एंजाइमों की सहायता से, तो बनता है CO2, इसके साथ बनता है जल और बनता है ऊर्जा। और ये ऊर्जा किसके रूप में संचित रहती है? तो ATP के रूप में। ATP मतलब कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP के रूप में संचित रहती है। और ये ऊर्जा उत्पादन होता है किससे? तो ग्लूकोज से। तो हमारे शरीर में मुख्य जो ऊर्जा उत्पादन के स्रोत है वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज इसका सही आंसर होना चाहिए C। ग्लूकोज में छूट गया है, यहाँ पे ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर होगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतिम रूप से पचा भोजन आहार नल के किस भाग में अवशोषण होता है? तो चूंकि जानते हैं हम लोग कि सबसे पहले मुख गुहा से भोजन जाता है ग्रसनी ग्रास नली होते हुए अमाशय में। मुख गुहा से ग्रसनी ग्रास नली होते हुए किसमें चला जाता है? अमाशय में। अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन जाने के जस्ट बाद इसमें ग्रहणी में, जेजुनम में और तब इलियम में। इलियम में भोजन, इलियम के यहाँ पे होता है छोटे छोटे से रसांकुर जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। इलियम के विलाई में भोजन का अवशोषण होता है, और अवशोषण होता है छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत ही इसका सही आंसर होगा। इसके छोटी आंत के बाद से भोजन चला जाता है अपशिष्ट भोजन जो जिसका काम नहीं हो वो बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा। तो हम लोग जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बहुत कम है, 0.03%। इसका सही आंसर है B। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 17 नंबर। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कई बार पूछा हुआ इसलिए इसको डाल दिया गया। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किससे? कुटपादों से। अमीबा एक कोश की जो इसके बारे में बता देते हैं। अमीबा अपना आकार हमेशा क्या करता रहता है? बदलता रहता है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जहाँ पे गड्ढा होता है वहाँ पे भोजन को ग्रहण कर लेता है। इसका एक केंद्रक होता है। जहाँ पे भोजन गड्ढा होता है वहाँ पे भोजन को वहाँ से ग्रहण करेगा, और भोजन को ग्रहण करने के बाद से अपने अंदर करेगा, भोजन रसदानी का निर्माण करेगा, और किसी निश्चित स्थान से नहीं निकलता है। ऐसे भी कहीं जहाँ पे मन वहाँ निकाल देता है। तो कुटपादों का निर्माण करता है। तो भोजन ग्रहण किससे करता है? कुटपाद से। एक चीज़ और कि इसी के आकार, एक कोशिकीय जीव होता है, एक पैरामीशियम। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, और एक कोशिकीय जीव होने के चलते उसका आकार निश्चित होता है, लगभग वो चप्पल का आकार का होता है, लेकिन उसके भोजन करने का एक निश्चित स्थान होता है जिसको हम लोग साइटोस्टोम कहते हैं। साइटोस्टोम, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और भोजन उसका निकाल के भोजन रसदानी का निर्माण करता है। भोजन को पचाते एक निश्चित स्थान से बाहर भी कर देता है जिसको हम लोग साइटोपाइक कहते हैं। साइटोपाइक भोजन निकालने वाला, और साइटोस्टोम भोजन को ग्रहण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना होता है, सबसे कठोर परत होता है, और शरीर का भी सबसे कठोर परत है कौन? इनेमल, हमारे दांत को। इसके अंदर वाला भाग जैसे दांत का सबसे ऊपरी लेयर हो गया, तो दांत का ऊपरी परत जो होता है इनेमल होता है। इनेमल के जस्ट अंदर डेंटाइन होता है। डेंटाइन के अंदर ये मज्जा गुहा होता है यहाँ पे। तो डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ये बाहर वाला कैल्शियम ऑक्जेलेट का बने होने के चलते कठोर हो जाता है। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि दांतों पे कभी कभी एक इनेमल नष्ट हो जाता है जिसको दांतों में संक्षारण कहते हैं, दांतों का क्षय होता है। ये कब होता है? जब हम लोग
कभी कभी मीठे सामान खाते हैं तो दांतों पे हमारे एक इसमें बैक्टीरिया काम करता है और इस पर अम्ल का निर्माण करता है, और अम्ल का निर्माण करने से पीएच मान घट जाता है। दांतों का पीएच मान इसका घट जाता है, जो अम्ल का निर्माण होता है। तो हम लोगों को क्षारीय दंतमंजन करना चाहिए, और अम्ल का मान घट जाने से दांत क्षय होने लगता है, जिसको दंत अस्थि क्षय भी कहते हैं। और पीएच मान बढ़ाने के लिए हमको कैसा दंतमंजन करना चाहिए? क्षारीय दंतमंजन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाशय की दीवार में होने वाले घाव। देखो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया कि अमाशय की दीवार में होने वाला घाव पेप्टिक अल्सर निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं कि कभी कभी हम लोग खाली पेट रह जाते हैं। तो खाली पेट रह जाता है, तो खाली पेट रहने पर जैसे ही हम लोग दातुन बना के खाली पेट हैं तो हमारे अमाशय से निकलता है रस HCl अम्ल। कौन अम्ल निकलता है? HCl अम्ल। जब अमाशय कोई भोजन इसमें पेट में नहीं है तो ये अमाशय की दीवारों को भी जलाने लगता है। जलाने से अमाशय की दीवारों पर घाव हो जाता है, और इसी घाव को हम लोग कौन अल्सर बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। पेप्टिक अल्सर से बचाने के लिए एक रस निकलता है कि अमाशय का, इसमें से अमाशय का स्तर से ही, जिसको हम लोग बोलते हैं श्लेष्मा या म्यूकस रस। तो म्यूकस रस के स्राव होने से हमारे अमाशय क्या होती है, इस पर अत्यधिक घाव के कारण होता है, तो इससे बचाव करता है। तो कह रहा है कि अमाशय की दीवार में होने वाले घाव को निम्नलिखित किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो इसमें स्राव किसके कारण स्राव के कारण होता है? तो स्राव के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे गलती टाइप हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक स्राव HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक स्राव के कारण होता है। और अगर बचाव पूछेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सके किस कौन बचाता है इसको, तो श्लेष्मा या म्यूकस रस। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि, एक बाह्यस्रावी ग्रंथि। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मतलब लीवर, और लीवर से एक रस निकलता है जिसका क्या नाम है? तो पीत रस। पीत रस का काम क्या है? तो पीत रस का काम है कि वसा का पायसीकरण करना, और हमारे अमाशय से आए हुए अम्लीय भोजन को क्या करना? अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, और क्षारीय बनाना जिससे बैक्टीरिया और अन्य एंजाइम उस पर कार्य कर सके। तो ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। एक चीज़ और बता दें कि अगर मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पूछेगा तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली एक ग्रंथि है जिसका नाम है मास्टर ग्रंथि, या उसका पीयूष ग्रंथि भी नाम है। तो पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है, और यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। एक और चीज़ है, अग्नाशय भी दिया है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि तो अग्नाशय, और सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर या पीयूष ग्रंथि है दिमाग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन दबा दें कि आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।